अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर, हमने पाकिस्तान के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। हिंदुस्तानी फ़िज़ाया के सरबराह ने किया इंकिशाफ, कहा हमने पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने हुकूमत का इंतखाब किया है, लेकिन ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। फारूक अब्दुल्ला की कड़ी तनकीद। सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म खरगे और राहुल गांधी ने मुल्क के अवाम को दी रक्षाबंधन की मुबारकबाद। साबिक नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के अचानक लापता हो जाने पर कपिल सिब्बल ने जाहिर की तशवीश, उनकी सेहत के हवाले से भी किया खदशात का इजहार, कहा वज़ीर दाखिला को लेनी होगी खैरियत। तो ये थी सुर्खियाँ, पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तानी फ़िज़ाया के चीफ अमरप्रीत सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की तरफ वाज़ेह इशारा कर रहा है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तानी फ़िज़ाया ने पाकिस्तान के 5 जंगी तैयारों को मार गिराया था। इन्होंने ये भी बताया कि इस ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान को वाज़ेह और सख्त पैगाम दिया था। मार गिराए गए तैयारों में पाकिस्तान के 5 जंगी तैयारे और एक जासूसी तैयारा AWACS था। बेंगलुरु में एक तकरीब से खिताब करते हुए फ़िज़ाया के चीफ एयर मार्शल AP सिंह ने तस्दीक की कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी फ़िज़ाया के 5 जंगी तैयारों और एक AEWCS तैयारे को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान को हुए नुकसान की तादाद के बारे में फ़िज़ाया के आला ओहदेदार से इस तरह की तस्दीक पहली बार की गई है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। एयर चीफ मार्शल मेजर Marshal Rajaram, Dr. Sunil, all the senior veterans here, my colleagues from the blue uniform, members of the media, ladies and gentlemen, a very good morning to you all. Did you all notice that when I said members of the media, thoda mera gala khush ho raha tha? I have a special connection of Bangalore, media and AP Singh. I hope I'm lucky this time. First of all, my heartfelt gratitude to the Air Force Association Karnataka chapter and to HAL for continuing this legacy lecture where we honor this legend, Air Chief Marshal Katre. Enough, I think whatever I had written down about him has already been spoken. All I can say is, it is the visionary like him and like many others who are seated in front of me, especially in the front benches, it's because of you all that we in the Air Force, the current people, are getting our direction, getting our motivation, and remaining steadfast towards the service of the nation and doing our job that is expected of us. A very big thank you to all of you for guiding us. My connection with late Air Chief Marshal Katre goes back to 1984. I actually remember the date when I met him. I met him only once in my lifetime, in his lifetime also, of course. That was on 21st of December 1984. I don't know, you people must be wondering how I remember that date, but some secret was let out in my introduction. I got commissioned on that day, and the reviewing officer was Air Chief Marshal Katre. And our 134 PC and the parallel course 75 GDOC happened to be the only courses that have been reviewed by Air Chief Marshal Katre. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्नाह का ख्याल था कि कश्मीर एक मुस्लिम रियासत है, ये उनके साथ चलेगा। जिन्नाह का ख्याल था कि कश्मीर कहीं और नहीं जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा, इस वक्त अंग्रेज़ों ने यही किया था। अगर कोई हिंदू बादशाह है और वहाँ के लोग ज़्यादातर मुसलमान हैं तो आवाम की मर्ज़ी होगी कि वो फ़ैसला करे कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, जैसा कि जूनागढ़ में हुआ, जैसा हैदराबाद में हुआ। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आज लोगों ने जम्मू कश्मीर में हुकूमत को मुंतखब किया है, लेकिन ताकत किसके पास है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। स्टेटहुड का कल केस सुप्रीम कोर्ट में आने वाला 8 तारीख को। जी सर, उसका इंतजार कीजिए, देखिए क्या होता है। क्या एक्सपेक्टेशन है सुप्रीम कोर्ट से? एक्सपेक्टेशन का कोई कुछ कह नहीं सकता।
उमर साहब ने सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा मैं नहीं कहता। उमर साहब ने खत लिखा है 40 पार्लियामेंटेरियंस को, लीडर्स को, उस पर क्या तवक्कात है कि पार्लियामेंट में आवाज उठाई जाए? मैं कल खुद जा रहा हूं, कांग्रेस के नेता उन्होंने बुलाया है, सारे ऑपोजिशन लीडर्स को बुलाया है, मैं उसमें इस बात का रखूंगा और उम्मीद है वो पहले भी हमारे साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। पीडीपी कह रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एजेंडा से हट गई है, 370 के बाद आप ये स्टेट अगर पीडीपी ने ये मुसीबत नहीं लाई होती तो ये मुसीबत नहीं होती। पीडीपी ने तो मुसीबत लाई ना, उन्होंने तो इन्हीं के साथ बीजेपी के साथ हाथ जोड़ा था, है वो क्या हमें बोलेंगे? अफसोस तो मुझे इस बात का आता है कि लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 370 से कभी जाता नहीं, 35 से जाता नहीं। अगर उस वक्त मुफ्ती साहब मान जाते, जब लोग गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस गई थी, कांग्रेस गई थी, कि हमारे साथ इश्तराक करके आप हुकूमत चलाइए, हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मगर इनको मत लाइए। किसे लाया? वो जिम्मेदार हैं और आज हमको आज कहते हैं। अल्लाह ने तो पहले इनको गर्क किया है और इंशाल्लाह आगे भी गर्क। भाई बहन की मोहब्बत, जानिसारी और उनके अटूट रिश्ते के खूबसूरत त्यौहार रक्षाबंधन के मौके पर सदर जमहूरिया और वजीर आज़म हस्ब रिवायत स्कूली बच्चों ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को राखी बांधी और वजीर आज़म ने इस मौके पर मुल्क के अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की। वजीर आज़म की रिहाइशगाह 7 लोक कल्याण मार्ग में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को राखी बांधी और दुआएं ली। साथ ही वजीर आज़म ने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। इस मौके पर कांग्रेस सरबराह खरगे और राहुल गांधी ने भी रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी। साबिक नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर के बारे में गहरी तशवीश का इजहार करते हुए सीनियर सियासतदान व रुकन राज्यसभा कपिल सिब्बल ने अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना था कि जगदीप धनकर अचानक कहाँ चले गए, उनकी तबीयत कैसी है, वो लापता है या रुपोश है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। इन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह से अपील की कि वो उनके बारे में मालूम करें और देखें कि उनकी सेहत कैसी है और वो कहाँ क़याम पजीर हैं। जुलाई को धनकर साहब ने अपना इस्तीफा दिया, आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, कि लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनकर साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं? उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। मेरे उनके साथ इतने अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे, मेरे साथ हम वकील भी इकट्ठे थे, हमने कई केसेस भी आर्ग्यू किए, तो मुझे तो फिक्र है। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता, वो एफआईआर लिखवा दूं, किसी को बोलूं, ये भी नहीं अच्छा लगता। और उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है।
ये भी अजीब बात है कि उनके दोस्त हैं, उनके कई परिवार के लोग होंगे, दोस्त होंगे, कोई चर्चा ही नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप इतना तो बता दीजिए, आपके पास तो इतने साधन हैं और बांग्लादेशी को आप ढूंढ के वापस भेजते हो। ये तो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, इनका तो आपको मालूम होगा कि कहाँ है, तो प्लीज एक बयान दे दीजिए और अगर ठीक ठाक है तो वो भी बता दीजिए। और अगर क्योंकि वो अगर जहां भी हैं, क्योंकि उनके अपने ऑफिशियल रेजिडेंस तो है नहीं, वहां तो है नहीं ना, तो जहां भी हैं हम भी जाकर मिल लेंगे। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति के नए चुनाव हैं वो तो उनमें तो थोड़ी देरी है ना, अभी सितंबर में होंगे, तो सितंबर से पहले हमारी मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहेगा ना, कि हम भी कहेंगे कि वो सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है और स्वस्थ हैं। ये जरूरी है क्योंकि कोई ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पहले तो इस तरह से कोई इस्तीफा नहीं दिया किसी ने और फिर उसके बाद मालूम ही नहीं कहाँ है। तो मुझे थोड़ा फिक्र है। उधर कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने भी ट्रंप को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हिंदुस्तान पर भारी टैक्स आयद करके वो मुल्क को दबाव में लाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि ये ऐसा मालूम होता है कि ब्लैकमेल करने की हिकमत अमली है। ताहम उनका कहना था कि मुल्क उनके आगे घुटने नहीं टेकेगा। Asim Munir again. America is hosting again the Asim Munir. Look, I think there is obviously something that has gone wrong, and we don't quite know what it is for all of us. I'm sure that our government is focused very much on the situation. For me, it is very clear that some of the strategic assumptions on the basis of which we have been conducting most of our policies will have to be reviewed very carefully and closely in the coming weeks. Let me stress, first of all, there is an ongoing negotiation. So it's not as if this is the final word. And Mr. Trump is known for somewhat assertive negotiating tactics. So it is possible this is part of a negotiating style which we have not seen before in international diplomacy and which is therefore very difficult for us to understand and accept. But having said that, what is clear to me is that the picture has changed for us in rather important ways, at least on the trade dimension. Now, there are two or three things we have to think about. Number one, on the trade side, we clearly have to diversify. We clearly have to take steps on our part to identify other markets, other places to sell. We have a free trade agreement with the UK. We can sell them a lot more goods. Maybe some companies in the UK might even purchase goods from India, repackage them and ship them to America without paying the Indian duty tariffs there. Who knows? Various things may be possible. We also have to find new markets, Africa, Asia, and so on. The second thing we have to look at very carefully is whether the other aspects of the strategic partnership with America are affected. There are working groups on a number of subjects. We're discussing with them AI cooperation, we're discussing with them security cooperation, defense procurement, various things. Now, are those things happening or not happening? Are they proceeding undisturbed even while there is a certain kind of rhetoric coming from the White House? That is an important question to understand. If everything has been affected, then obviously a fundamental reorientation of what used to be considered a very close relationship may be happening. But if everything else is working normally, then I think we should see this as part of a negotiating position on the question of trade alone, and we should try and solve it in the trade negotiations concept. रामदेव ने हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ आयद करने के ट्रंप के फैसले को गुंडागर्दी से ताबीर करते हुए कहा है कि ये ट्रंप की गुंडागर्दी है। उनका कहना था कि ट्रंप के इस बेजा फैसले का मोदी को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। पूरी दुनिया में एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ब्रिक्स कंट्रीज, पूरा भारत, रसिया, चाइना, मिडिल ईस्ट, यूरोप के कुछ देश, G7 के भी कुछ देश अब एक साथ आगे आ रहे हैं, जिससे कि अमेरिका की जो गुंडागर्दी है, जो दादागिरी है, उसका मुकाबला किया जा सके, डॉलर का जो साम्राज्य है उसको तोड़ा जा सके। इसके लिए सारे देशवासियों को एकजुट होने की जरूरत है। आज से 250-300 साल पहले एक
कंपनी ने देश को गुलाम बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, और करीब 10 ताकतवर लोगों ने लगभग 64 ट्रिलियन डॉलर की लूट की थी। 10 ताकतवर लोगों और कंपनियों ने, कुल मिलाकर के 200-250 सालों में 100 ट्रिलियन से ज्यादा भारत की आर्थिक लूट हुई। और देश आज राजनीतिक आजादी के बावजूद भी आर्थिक गुलामी में, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी में, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, गिलानी कुंठाओं में आज भी डूबा हुआ है। तो जब देश के लोगों को यह पता लगता है कि 100 ट्रिलियन से ज्यादा लूट विदेशी आक्रांताओं ने की, एमएनसीज ने की, तो उनके प्रति सहज एक घृणा, नफरत ही नहीं, उनके बहिष्कार का, बाइकाट का भाव भी अंदर जागृत होता है कि यदि हमें भारत को मजबूत बनाना, भारत की इकोनॉमी को, भारत के करेंसी को मजबूत बनाना है, भारत के नागरिक को हमें गौरव दिलाना है, भारत को का वर्चस्व हमें पूरी दुनिया में प्रतिष्ठापित करना है, तो देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात का बार बार आह्वान करते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, वापस हमें स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। सुबह से शाम तक जो भी हम विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी हमें बचने की जरूरत है। उत्तरकाशी उत्तराखंड के धराली गांव में 4 दिन पहले एक तबाहकुन आफत आई। इस तबाही में बहुत से लोग लुक़मा अजल बन गए, जबकि सैलाब में कई घर, होम स्टे और रेस्टोरेंट तबाह हो गए। तबाही के मुकाम से लोगों के दिल दहला देने वाली तस्वीर और वीडियोस सामने आई हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक जुमे की दोपहर तक 128 अफराद को बचा लिया गया। मंगल से अब तक कुल 566 अफराद को बचाया जा चुका है। USDMA के मुताबिक 16 अफराद ताहाल लापता है, जिनमें 9 फौजी एहलकार और 7 आम शहरी शामिल हैं। साथ ही हिंदुस्तानी फौज के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 100 से तजावुज़ कर सकती है। धराली में होने वाली तबाही पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मुकामी लोगों ने कहा है कि जिस वक्त सैलाब आया इस वक्त होटल में बहुत से मेहमान ठहरे हुए थे। उसके अलावा बिहार और नेपाल के बहुत से मजदूर होटल की तामीर के लिए काम कर रहे थे। मुकामी लोगों का कहना है कि लापता अफराद की तादाद ऐलान करदा तादाद से कहीं ज़्यादा है। की इस घड़ी में ITBP मुकबा और धराली गांव के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस दुखद घड़ी में खड़ी है। ITBP ने स्टेट पुलिस और NDRF और आर्मी के साथ मिलकर, सभी एजेंसियों के साथ मिलकर यहाँ पर रेस्क्यू और स्विंग एक्शन प्रोग्राम चलाया है। जो शुरुआती दौर में जो लोग बचे हुए थे उनको कोपान साइड में और गंगोत्री साइड में रेस्क्यू किया गया। वहाँ से अभी आप देख रहे होंगे कि जो ला रहे हैं लगातार, और यहाँ जो 8 लोग हैं वो गांव के मिसिंग हैं, लेकिन नेपाल और बिहार से आई हुई 30 से 40 जो लोग मिसिंग की अनुमानित है। और यहाँ पे अभी अदर एजेंसीज के साथ मिलकर प्रोग्राम, ये जो हमारा रेस्क्यू अभियान है वो कंटिन्यू। कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया अभी तक? और अभी एक डेड बॉडी रेस्क्यू की गई, लेकिन जो अभी जो लोग वहाँ से 250 से 300 जो गंगोत्री में और कोपान में बचे थे उन लोगों को निकाला जा रहा है। बाद में ये जब रोड सप्लाई हो जाएगा तो इसमें अदर एजेंसी। कितना टाइम लगेगा सर, कब तक ये नॉर्मल हो पाएगा? ये तो अभी देखिए ग्रीफ और BRO उस पर वर्क कर रही है, उसके बाद ही हम इसमें कुछ बता पाएंगे। पर यहाँ पर सारी एजेंसी मिलके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ इस पर तेजी से वर्क कर रही है। सर इस ऑपरेशन में सर हमारी जो मशीनें हैं बहुत सारी काम कर रही, 4 मशीनें हमारी काम कर रही। हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ वाटर रोड है वो आए थे सर आज हेली से, और हमारे चीफ साहब भी आए थे हेली से विजिट के लिए। और बाकी सर ये जो घर है यहाँ पर एक इस जैसे घर पता नहीं सैकड़ों घर दबे हुए हैं, इनमें कम से कम 30-40 घर दबे हुए हैं सर, जो कि पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और इसमें एक लड़की आई थी, अभी बता रही थी, बोल रही थी सर मेरी इसमें फाइल, डॉक्यूमेंट, किताबें, सब कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स, पढ़ाई लिखाई के सब कुछ खत्म हो गए। उसकी गाय भी थी यहाँ, भैंस भी थी, चारा रखा है ऐसे ही सब दब गई। उसकी दादी नहीं मिल रही है, उसकी माता जी भी नहीं मिल रही है, 4-5 लोग उसके मिसिंग है और न उसकी बात हो पा रही है, बेचारी परेशान है। बहुत सारे ऐसे न जाने कितने लोग परेशान है। अब तक लगभग 5 बॉडी प्राप्त हुई है। कल 1 बॉडी मिली थी और 5 तारीख को 4 बॉडी मिली थी सर। अच्छा, आप कहाँ फंसे हुए थे? हम वो पार गाँव में रहते हैं। यहाँ हमारा होटल था, मार्केट था हमारे यहाँ जी, होटल था हमारे यहाँ पे। जब ये आपदा आई, जब हमको आवाज़ सुनाई दी तब हम भागे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है काफी लोग जो है मरे, पूरा होटल बह गया। यहाँ पे जितने भी होटल थे यहाँ पे सिर्फ 2 होटल बचे हुए। कितने लोग बह गए? यहाँ पे जो है 50-60 लोग लेबर थे और गाँव के जो है 8 लोग थे। आपकी फैमिली से भी कोई था? हमारी फैमिली से हमारे भाई का लड़का था। अच्छा, क्या कुछ बॉडी वगैरह बरामद हुई है? कुछ लोग सिर्फ एक बरामद हुई, बस बाकी कोई बॉडी नहीं थी अभी तक। क्या होटल था यहाँ पे? होटल था यहाँ पे मेरा, गोल्डन हेरिटेज नाम से जी। यहाँ पे जो है 100 होटल सारे ही प्रभावित हो चुके हैं। उसमें 100 होटलों में जो कर्मचारी थे, कर्मचारी भी चले गए और लेबर थी बहुत सारी। शर्मा है हमारे यहाँ बिहार से। आप फैमिली से भी कोई था? मेरे फैमिली से तो नहीं था। अच्छा, कितने लोग अराउंड रहे होंगे जो
मेला था सर उस दिन। मेले में आप लगाइए गांव के कितने लोग रहे होंगे, काफी थे भरे थे, तो सारे लोग जो है। अब फोर्सेस हेल्प कर रही हैं आपकी हम लोगों को? हाँ फिलहाल दिख रहा है, कर रहे हैं, फिलहाल तो कर रहे हैं। अब देखो सरकार क्या करती है, हमें माइग्रेट कर देगा। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ऑपरेशन सिंदूर, हमने पाकिस्तान के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। हिंदुस्तानी फिजाया के सरबराह ने किया इंकिशाफ, कहा हमने पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने हुकूमत का इंतखाब किया है, लेकिन ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। फारूक अब्दुल्ला की कड़ी तनकीद। सदर जमहूरिया वजीर आजम खरगे और राहुल गांधी ने मुल्क के अवाम को दी रक्षाबंधन की मुबारकबाद। साबिक नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के अचानक लापता हो जाने पर कपिल सिब्बल ने जाहिर की तशवीश, उनकी सेहत के हवाले से भी किया खदशात का इजहार, कहा वजीर दाखिला को लेनी होगी खैरियत। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।